स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं चालू खाता विवरण यानी अकाउंट करेंट में लाल स्याही का ब्याज। अगर लाल स्याही का ब्याज होता है तब हम चालू खाता विवरण किस तरह से बनाते हैं, तो इसको हम सीखने वाले हैं आज। लेकिन सीख जब भी पाएंगे जब वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, पूरा देखेंगे, तभी समझ पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, बहुत अच्छी चीज़ है। इसको आप सीखें लेकिन पूरा देखें तभी सीख पाएंगे। तो आइए बने रहिए मेरे साथ और सीखते हैं चालू खाता विवरण में लाल स्याही का ब्याज, रेड इंक इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, और ये क्वेश्चन जो है आज लाल स्याही के ब्याज से संबंधित है। हम चालू खाता विवरण तो बनाएंगे जो पिछली वीडियो में सिखाया जा चुका है। इसमें आज लाल स्याही का ब्याज आएगा। थ्योरी में आपको पूरा इसके बारे में समझाया जा चुका है। तो देखें क्वेश्चन, 1 अप्रैल 1992 से 30 सितंबर 1992 तक राम और श्याम के बीच निम्नलिखित लेन देन हुए। 31 मार्च को एक लेन देन हुआ। श्याम के खाते की डेबिट बाकी 1050 रुपये। इसके लिए आप लोग सबसे पहला काम यही करेंगे कि क्वेश्चन को अपने पास नोट कर लेंगे। फिर 8 अप्रैल श्याम को माल बेचा 800 रुपये का। 20 अप्रैल में श्याम पर 2 माह की अवधि का बिल लिखा है 600 रुपये का। 1 मई को श्याम से नकद मिले 400 रुपये। 15 मई श्याम से माल खरीदा 500 रुपये। 8 जून श्याम का 1 माह अवधि का बिल स्वीकार किया 350 रुपये। 1 जुलाई को श्याम को माल बेचा 550 रुपये का। 15 जुलाई श्याम से नकद मिले 220 रुपये। 15 अगस्त श्याम से माल खरीदा जिसकी भुगतान की तिथि 20 अगस्त है 700 रुपये का। 10 अगस्त श्याम को माल वापस किया 50 रुपये। 28 अगस्त श्याम को भुगतान किया 470 रुपये। 1 सितंबर श्याम को माल बेचा, भुगतान की तिथि 15 सितंबर 500 रुपये। 15 सितंबर श्याम पर 2 माह की अवधि का बिल लिखा 400 रुपये। 30 सितंबर को चालू हिसाब बनाइए जो राम द्वारा श्याम को भेजा जाएगा। ब्याज की दर 6% वार्षिक। इसको करने से पहले जो इसके रूल्स पिछली वीडियो में मैंने दिखाए थे एक बार उनको देख लिया जाए, क्योंकि अगर वो रूल्स याद नहीं हैं तो हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि किस लेन देन को डेबिट पक्ष में लिखें और किस लेन देन को क्रेडिट पक्ष में। तो आइए देखते हैं, पहले उन रूल्स की तरफ देख लेते हैं। इसके रूल्स हैं उसकी तरफ ध्यान देंगे। नंबर 1, उधार क्रय। अगर उधार क्रय होता है तो इसको क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। नंबर 2, उधार विक्रय अगर होता है इसकी मैं स्पेलिंग भी लिखे देता हूँ। क्रय को परचेस और इसे क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, और विक्रय को सेल और इसको डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। अगर इसका हम वापसी ले लें तो अगर क्रय वापसी होती है, क्रय वापसी जिसे बोलते हैं परचेस रिटर्न, तो क्रय अगर क्रेडिट में है तो क्रय वापसी डेबिट में हो आएगी, डेबिट पक्ष में। चौथे नंबर पर विक्रय वापसी और विक्रय वापसी को
सेल रिटर्न, और ये सेल देखें विक्रय डेबिट पक्ष में था तो विक्रय वापसी क्रेडिट पक्ष में होगा। नंबर 5, अगर नगद धनराशि प्राप्त होती है तो इसके लिए कैश अकाउंट लिखा जाएगा। अगर ये प्राप्त होती है तो ये क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। नंबर 6, नकद भुगतान देना, अगर हमने किसी को भुगतान दिया है तो लिखा उसके लिए भी कैश अकाउंट ही जाएगा, लेकिन उसका जो पक्ष होगा वो डेबिट पक्ष होगा। नंबर 7 है प्राप्त, इसको प्राप्य भी बोलते हैं, प्राप्त विपत्र या प्राप्य विपत्र, जिसको बोला जाता है बिल रिसीवेबल, और शॉर्ट में इसको लिख दिया जाता है BR। अगर ये प्राप्य पत्र होता है तो क्रेडिट पक्ष में इसको लिखा जाएगा, और अगर देय विपत्र होता है तो इसको बिल पेबिल बोला जाता है, शॉर्ट में लिख देते हैं BP। और इसके लिए डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो ये रूल्स हमें अच्छे से याद होने चाहिए, तभी हम तय कर पाएंगे कि किस लेन देन को किस पक्ष में लिखा जाए। इसको अपने पास में नोट कर लेना है। और पिछली अगर रोकड़ बाकी होती है डेबिट बाकी, तो उसको डेबिट पक्ष में ही लिख दिया जाता है। तो ये रूल्स हमारे पास में होते हैं। और इसके बाद फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था जिसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको अब हम सॉल्यूशन की तरफ इसकी तरफ चलते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो जो प्रोफॉर्मा है वो हमारे पास में पहले से आप लोगों को ये बताया जा चुका है। प्रोफॉर्मा अमाउंट के वो डेट के लिए 2 कॉलम, डेट, ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट्स। यहाँ तक डेबिट पक्ष हो गया। यहाँ पर क्रेडिट पक्ष हो जाएगा, डेट, ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट्स। बाकी हेडिंग आपको दिखाई दे ही रहा है। श्याम इन अकाउंट करेंट विद राम एज ऑन डेट 30 सितंबर 1992, यानी हमारी जो भी ड्यू डेट आएंगी उनसे 30 सितंबर तक दिन गिने जाएंगे। जो दिन काउंट किए जाएंगे, डेज काउंट, वो हर ड्यू डेट से 30 सितंबर तक काउंट की जाएगी। तो हम लेन देनों का सबसे पहले काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में लेन देन में लिखा था, क्वेश्चन आपको अपने पास रखना होगा। सबसे पहला लेन देन है 31 मार्च, श्याम के खाते की डेबिट बाकी। इसको डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा। श्याम के खाते की ये डेबिट बाकी है, 31 मार्च में है, तो हम ये लिखेंगे शॉर्ट में लिख देंगे मार्च 31। कोई ड्यू डेट नहीं दे रखी है तो यही इसकी ड्यू डेट होगी, मार्च 31। डेबिट पक्ष में 2 लिखना ज़रूरी होगा, क्रेडिट पक्ष में
वाई लिखना ज़रूरी होता है। अब क्योंकि बैलेंस था तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, 2 बैलेंस BD, ये पिछली रोकड़ बाकी हो गई है। और जो इसके रुपए थे वो रुपए दे रखे हैं 1050 रुपये, तो रुपए हम ऐसे ही लिख देंगे ज्यों के त्यों 1050, और इसमें पैसे ज़रूर लिखेंगे 00। अगला लेन देन है 8 अप्रैल में श्याम को माल बेचा। माल बेचने का लेखा डेबिट पक्ष में ही होता है, रूल्स मैंने अभी आपको दिखाए थे। अप्रैल 8, कोई ड्यू डेट अलग से नहीं दिए तो यही इसकी ड्यू डेट हो जाएगी अप्रैल 8। और इसमें काम जो भी हुआ था डबल कॉमा ये हम इसको लगा देंगे। और माल बेचा है तो यहाँ लिख दिया जाएगा सेल्स अकाउंट, और रुपए जिसके दे रखे थे 800, तो 800 रुपये ये लिख दिए जाएंगे। और आगे लेन देन में लिखा है 20 अप्रैल को श्याम पर 2 माह की अवधि का बिल लिखा, तो ये हमारे लिए प्राप्य विपत्र होगा क्योंकि हमने लिखा है, हम लेखक हैं इसके। तो जो श्याम है इसमें हम सबसे बढ़िया तरीका है सॉल्व करने का सवाल को, उसको कि जो राम है वो हम अपने आप को मान लें और श्याम दूसरा पक्ष हो गया। तो श्याम पर 2 माह की बिल अवधि का बिल लिखा गया है, तो ये हमारे लिए प्राप्य पत्र है और प्राप्य पत्र क्रेडिट पक्ष में आएगा। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, अप्रैल की दे रखी है 20, तो अप्रैल 20। ड्यू डेट जब हम निकालेंगे तो 2 माह आगे चलेंगे, अप्रैल मई जून, यानी महीना तो जून का होगा और डेट जो होगी उसमें 3 दिन और जोड़ दिए जाएंगे, 20 और 3 23 जून। ये था बाई बिल रिसीवेबल 600 रुपये, तो 600 रुपये हमारे ये लिख दिए जाएंगे, 600 रुपये। इसके बाद अगला है 1 मई, श्याम से नगद मिले। नगद मिलने का लेखा क्रेडिट पक्ष में ही किया जाता है। महीना दे रखा है मई और डेट दे रखी है 1, कोई अलग से डेट नहीं दे रखी है ड्यू डेट, तो यही मई हो जाएगी, मई 1। वाई नगद मिले थे तो इसके लिए हम लिखेंगे कैश अकाउंट, और नगद मिले थे 400 रुपये, तो 400 रुपये ये लिख दिया जाएगा। इसके बाद 15 मई श्याम से माल खरीदा है, खरीदने का लेखा क्रेडिट पक्ष में ही आता है। मई 15, भुगतान की कोई अलग से तारीख नहीं दे रखी है तो यही आ जाएगी, मई 15। माल खरीदा गया है तो परचेस अकाउंट, और रुपए दे रखे हैं 500। इसके बाद 8 जून श्याम का 1 माह अवधि का बिल स्वीकार किया है, तो ये हमारे लिए देय विपत्र, और देय विपत्र डेबिट पक्ष में आता है। पहले हम डेट डालेंगे जून 8, क्योंकि 1 माह अवधि का है तो हम 1 माह आगे चलेंगे, तो जून की जगह अगला महीना आएगा 1 महीना आगे, जुलाई। तारीख जो 8 है उसमें 3 दिन और जुड़ जाएंगे, 11 है ये हमारे पास। BP बिल पे बिल, और रुपए इसके दे रखे हैं 350, तो रुपए 350 ये लिख दिया जाएगा। इसके बाद है 1 जुलाई, 1 जुलाई लिखा है श्याम को माल बेचा। माल बेचने का लेखा डेबिट पक्ष में ही होता है। जुलाई 1, भुगतान की कोई अलग से तारीख नहीं दी है तो यही लिखी जाएगी, जुलाई 1। माल बेचा गया है तो 2 सेल्स अकाउंट, और रुपए जिसके दे रखे हैं 550 रुपये। इसके बाद 15 जुलाई है,
श्याम से नगद मिले, श्याम से जब नगद मिले हैं तो वो क्रेडिट पक्ष में जाएगा। और जुलाई है 15, जुलाई 15, भुगतान की कोई नहीं तारीख दे रखी है, यही हो जाएगी जुलाई 15, क्योंकि नगद मिले हैं इसलिए कैश अकाउंट। और रुपए हैं 220। क्वेश्चन आपको पहले से ही उतार कर रखना होगा। इसके बाद है 5 अगस्त, श्याम से माल खरीदा। माल खरीदने का लेखा क्रेडिट पक्ष में ही होता है, AUG शॉर्ट में लिख देंगे, अगस्त 5 है। और इसमें दे रखा था भुगतान की तिथि 20 अगस्त, तो यहाँ पर भुगतान की तिथि जो दे रखी है वही लिखी जाएगी, अगस्त 20। माल खरीदा गया था तो यहाँ आ जाएगा परचेस अकाउंट, और माल खरीदा गया है 700 रुपये का, 700 रुपये ऐसे ही ये लिख दिए गए। इसके बाद 10 अगस्त है, श्याम को माल वापस किया। श्याम को जब माल वापस किया है तो ये हमारे पास क्रय वापसी हो गई, और क्रय वापसी डेबिट पक्ष में आती है। तारीख दे रखी है अगस्त की, अगस्त 10, अलग से कुछ नहीं है तो यही लिखा जाएगा ड्यू डेट में, अगस्त 10 टू परचेस रिटर्न। और परचेस रिटर्न के रुपए हैं 50 रुपये, तो 50 रुपये ये लिख दिए जाएंगे। इसके बाद है 28 अगस्त, श्याम को भुगतान किया। भुगतान किया है डेबिट पक्ष में लिखा होगा अगस्त 28, अगस्त 28 टू कैश अकाउंट। भुगतान प्राप्त हो या दिया गया हो तो कैश अकाउंट ही लिखा जाएगा, 470 रुपये। इसके बाद है 1 सितंबर, श्याम को माल बेचा। माल बेचा तो डेबिट पक्ष में ही आएगा, सितंबर 1, लेकिन भुगतान की तारीख इसमें दे रखी है 15 सितंबर, तो जो दे रखी है वही लिखी जाएगी, सितंबर 15 टू सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता। और रुपए इसके हैं 500, तो 500 रुपये ये लिख दिए गए। इसके बाद है 15 सितंबर, जिसमें लिखा है श्याम पर 2 माह की अवधि का बिल लिखा, यानी प्राप्य विपत्र है। तो क्रेडिट पक्ष सितंबर 15, 2 माह की अवधि का है तो 2 माह आगे हम चलेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये नवंबर हो जाएगी। लेकिन 15 और 3 18, यानी नवंबर 18। BR बिल रिसीवेबल अकाउंट भी इसमें लिख देंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ भी लिख देंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट। BP है, यहाँ पे भी लिख देंगे बिल पेबल्स अकाउंट। तो जो रुपए इसके हैं 400, वो 400 रुपये ये लिख दिया गया। तो पहले तो हमारा पक्ष का निर्धारण था, पक्ष को हम कहाँ कहाँ लिखें, वो पक्ष को हमने लिख दिया। पक्ष को लिखने के बाद अब हम करेंगे डेज काउंट। अब हम दिनों को गिनेंगे। तो दिनों को गिनने के लिए हम सिस्टम वही अपनाएंगे जो पिछली वीडियोज में सिखाया जा चुका है, और यहाँ भी मैं अभी सिखा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहला महीना मार्च का दे रखा है, तो बनाया जा रहा है 30 सितंबर में। तो पहले हम मार्च से शुरू कर देंगे इस तरह से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इन सब को जोड़ करके हमारे पास डेज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम डेबिट पक्ष के दिनों को जोड़ेंगे, और डेबिट पक्ष की जो डेट हमारे पास दे रखी है वो हम ड्यू डेट से लेते हैं, लेन देन की डेट से नहीं। ये ड्यू डेट आपको दिखाई दे रही होंगी। ये
पहली दे रखी है 31 मार्च। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, वो मैं लिख के देता हूँ। मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30। ये वो दिन लिख दिए मैंने जो जितने का होता है। अब हम 31 मार्च से 30 सितंबर तक के दिन गिनाएंगे। 31 मार्च से 30 सितंबर। तो पहले हम इस तरह मान सकते हैं कि हमने इतने मज़दूर रखे हैं अलग अलग तारीखों में और सभी लोगों ने इस तारीख तक काम किया है। तो किसने कितने दिन काम किया, यानी किस मज़दूर को कितने दिन की मजदूरी देनी है, वो हम तय करेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे 31 मार्च से, क्योंकि एक दिन घटाने का सिस्टम होता है और मैंने ऐसा सिस्टम बनाया कि एक दिन नहीं घटाना पड़ेगा, अपने आप ही घट जाएगा। तो 31 मार्च है, 31 यहाँ दे रखी है, 31 में से 31 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अप्रैल पूरे महीने काम किया, मई 31, यानी ये सभी महीनों में पूरे पूरे दिन काम किया है, पूरे पूरे महीने काम किया है। इस तरह से ये इन्हें सबको हम जोड़ देंगे। 1 2 3, 3 हमारे पास ऐसे ही आ गया। 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 183 दिन। इनको हम एक बार में लिख देंगे। फिर अगली डेट है अप्रैल, 8 अप्रैल। तो हम अप्रैल के महीने में आएंगे, 30 की होती है और 8 हम यहाँ से घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 22, यानी 22 दिन अप्रैल में काम हुआ इस मज़दूर का। मई पूरे है, जून पूरा, जुलाई पूरा। तो जितने जितने दिन होते हैं उतने उतने लिख देंगे और ऐड कर देंगे। 1 1 2 3 2 5, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 15 और 2 17, 175 डेज। इसके बाद 11 जुलाई, तो हम जुलाई के महीने में आएंगे। 31 में से, क्योंकि 31 की होती है और 11 दे रखी है, 11 घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 20। 31 30 बराबर 1 ऐसे ही आ जाएगा। 3 3 6 और 2 8, 81 डेज। फिर है 1 जुलाई, तो हम जुलाई के महीने में ही रहेंगे। जुलाई 31 की होती है, 1 घटाएंगे तो हमारे पास 30 बचेगा। 30 31 और ये 30, इन्हें जोड़ देंगे तो 1 ऐसे ही आ गया। 3 3 6 3 9, 91 डेज। और इसके बाद अगली डेट आ गई अगस्त, तो हम अगस्त के महीने में आएंगे और 10 अगस्त दे रखे, 31 की होती है, 10 घटा देंगे तो 21 बचेगा। 30 ये, इन्हें जोड़ देंगे तो 1 3 2 5, 51 डेज। इसके बाद 28 अगस्त है, तो अगस्त में ही हम रहेंगे। 31 की होती है, 28 घटा देंगे तो 3 बचेगा और 30 बराबर 33 डेज। 15 सितंबर, तो हम सितंबर के महीने में आएंगे। 30 की होती है, 15 है, 15 घटा दिया तो 15 ही बचा। ये डेज आ गए हमारे पास में डेबिट पक्ष के। इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इससे ये ध्यान रहेगा कि ये हमारे पास डेबिट पक्ष के थे। और अब हम निकाल रहे हैं क्रेडिट पक्ष के डेज। तो क्रेडिट पक्ष की जो ड्यू डेट दे रखी थी उसके अनुसार हम शुरू करते हैं। ये यहाँ दे रखी है पहले 30 जून, तो हम जून के महीने में ही आएंगे और जून में दे रखी है 23, 30 में से 23 घटाएंगे तो हमारे पास 7 बचेगा। जुलाई पूरा 31, अगस्त 31, सितंबर 30, सबको जोड़ देंगे तो 1 1 2 7 9, 3 3 6 3 9, 99 डेज। 1 मई, तो हम मई के महीने में आएंगे। मई 1 है, 31 में 1 घटा दिया तो 30, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30। इन्हें सबको ऐड कर देंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो 1 1 2 2 ऐसे ही आ गया। 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 3 15, 152 डेज। इसके बाद है 15 मई, तो हम मई में रहेंगे। 31 में से 15 घटाएंगे, 16 बचेगा। जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 बराबर 1 1 2 2 6 8, 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13, 138 डेज। जुलाई के बाद आती है 20 अगस्त, तो हम अगस्त में आएंगे। 31 में से 20 घटा लेंगे जो दे रखी है, तो ये हमारे पास 11 और 30 बराबर 41 डेज।
इसके बाद अब आती है 18 नवंबर। अब ये यहाँ पर नई चीज़ आ जाती है। अब तक जितनी भी डेटें आई थी वो सारी डेटें यहाँ आप देख सकते हैं, जितनी भी ये डेटें थी भुगतान की इस 30 सितंबर से पीछे पड़ी थी सब, लेकिन ये 18 नवंबर ऐसी डेट आ गई जो इस 30 सितंबर से आगे निकल गई। जब ये 30 सितंबर से आगे निकल गई तो इसके लिए जो हम दिन का काउंट करेंगे वो 30 सितंबर से 18 नवंबर तक करेंगे। और हमारे पास जो हम दिन यहाँ लिखे थे वो सितंबर तक थे महीने हमारे। सितंबर के बाद हम आगे बढ़ाएंगे अक्टूबर, नवंबर। अब हम 30 सितंबर से आए हुए चलेंगे 18 नवंबर तक। तो 30 में से 30 घटा देंगे, सितंबर तो 0 हो गया, और अक्टूबर होता है 31 का, और नवंबर के दे रखे हैं 18, जो कि ये दे रखी थी 18, वही दिन यहाँ 18 तक ही हम रोक देंगे। इन सब को टोटल कर लेंगे तो 8 और 1 9, 3 और 1 4, 49। ये 49 दिन आ गए, ये ऐसे हैं जो कि आगे निकल गए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारे डेज आए हैं निकल कर वो सब के सामने डेबिट के डेबिट में, क्रेडिट के क्रेडिट में लिख देंगे। इसमें एक दिन काउंट होने से, डेज काउंट होने से रह गए। 15 मई तक के तो मैंने गिन दिए थे। ये 15 जुलाई का इसमें रह गया था, 15 जुलाई से। तो 15 जुलाई में हम चलेंगे, ये जुलाई के माह में यहाँ पर ये छूट गई है। तो 31 में से 15 जब हम घटाएंगे तो 16 बचेगा। 31, 30 बराबर इन्हें ऐड कर लेंगे। 1 6 7, 3 3 6 और 1 7, 77। तो इस तरह से जो डेज आए थे वो डेज हमने यहाँ पर इनके लिख दिए, डेबिट वालों के सबने डेबिट के और ये क्रेडिट के। इसके बाद हमें क्या करना है, अब इनका प्रोडक्ट्स इन दोनों की गुणा करके इनके ठीक सामने लिख देनी है। डेबिट की डेबिट में और क्रेडिट की क्रेडिट में, जिसकी जितने गुणनफल आता है वो उसको लिख देंगे प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से इनकी सबकी गुणा इनके सामने ये लिख दी गई जो जिसकी है। लेकिन जो डेट इस तारीख से आगे निकल गई थी उसकी जो गुणा हम लिखेंगे, उसका जो प्रोडक्ट्स हम लिखेंगे, या तो वो लाल स्याही से लिखेंगे, लाल कलर के पेन से लिख देंगे, और अगर लाल पेन नहीं है तो उस पर हम स्टार का निशान लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं वो मैं अभी बताता हूँ, पहले इसकी हम गुणा कर लें। और इसकी जो गुणा आ रही है वो गुणा 19,600 इसको लाल स्याही के पेन से इसको लिखा जाएगा। लेकिन इस पर अगर लाल स्याही का पेन नहीं है हमारे पास तो उसको हम नीले पेन से ही लिख करके, सादा स्याही से ही एक स्टार का निशान उस पर बना देंगे। जिसका कारण ये है कि इसको हम इधर अमाउंट में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम विपरीत पक्ष में ले जाएंगे। इसकी थ्योरी वाली जो वीडियो उसमें भी इसको समझाया गया है। इसको हम विपरीत पक्ष में ले जाएंगे, यानी ये क्रेडिट पक्ष में है तो इसे हम डेबिट पक्ष में ले करके जाएंगे और यहाँ लिखेंगे टू रेड इंक प्रोडक्ट्स, रेड इंक प्रोडक्ट्स, और उठा करके प्रोडक्ट्स में इसको लिख लेंगे 19,600। इस अमाउंट को इस इधर क्रेडिट पक्ष में आया है ये रेड इंक लाल स्याही का, तो इसमें नहीं जोड़ेंगे और इधर विपरीत पक्ष में लिखकर इसको जोड़ेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो आइए इसको ऐड भी करते हैं। तो अब हम दोनों पक्षों का ये टोटल करते हैं, और टोटल मैंने ये कर लिया है, ये टोटल किया है। डेबिट पक्ष का जो टोटल है वो 4,55,710 है, और क्रेडिट पक्ष का जो टोटल है वो 2,34,840 है। इसमें जो ज़्यादा होगा टोटल वही टोटल दोनों पक्षों में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा मैं अभी इसको लिख करके दिखाता हूँ।
पहले यहाँ पर हम इतनी जगह छोड़ लें कि हमारी 4-5 लाइनें यहाँ पर आराम से आ सकें, तो और उसको छोड़ करके फिर हम अमाउंट के कॉलम को बंद कर लेंगे। और थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, जगह कम ना रहे। ये लाइनें हम बाद में पूरी कर लेंगे। तो जो टोटल आया है वो टोटल जो ज़्यादा था, मैं फिर आपको दिखा दूं, डेबिट पक्ष का 4,55,700 ज़्यादा है। इसी को हम दोनों तरफ लिखेंगे इस तरह, 4,55,710, क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए दोनों तरफ इसको लिखा जाएगा। ये लिख दिया है मैंने इधर क्रेडिट पक्ष में, और इसको डेबिट पक्ष में भी लिखा जाएगा। 4,55,710 ये दोनों तरफ लिख दिया गया। तो ये हमें ध्यान रहे कि ये डेबिट पक्ष का टोटल ज़्यादा था, कम था क्रेडिट पक्ष का। तो ये क्रेडिट पक्ष का जो यानी कम आता है उसको कहीं लिखा नहीं जाता, केवल याददाश्त के लिए हम इस पर कर रहे हैं। ये इसमें से इसको घटा देंगे तो ये बचा 0। 11 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7। यहाँ बचा हमारे पास 6। 16 में से 8 घटाया 8, 4 में से 4 घटाया 0, 5 में से 3 घटाया 2 और 4 में से 2 घटाया 2, 2,20,870 ये बैलेंस बचा। तो ये जो बैलेंस बचा है, जिधर का टोटल कम था यानी क्रेडिट पक्ष का टोटल कम था, तो क्रेडिट पक्ष में ही इस जगह पर हम इसको लिख देंगे। ये आया था घटा करके 2,20,870 रुपये, और ये आया हमारे पास बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स प्रो, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके बाद आपको मालूम है ही कि जिस पक्ष में ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया है उसके विपरीत पक्ष में इस पर ब्याज लगाएंगे। तो पहले हम इसको विपरीत पक्ष में लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे ये क्रेडिट में आया है बैलेंस, इसी पर ब्याज लगेगा डेबिट पक्ष में। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स के बैलेंस पर ब्याज, और ब्याज लगाने का सूत्र है इसमें 2,20,870 गुणा, अभी हमें क्वेश्चन में देखना कितने परसेंट ब्याज दे रखा था, तो इसमें ब्याज दे रखा था 6%, तो हम इस पर गुणा कर देंगे 6/100 गुणा 365, क्योंकि दिनों में सारा काम चला है इसलिए 365 ये रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास में ये चीज़ हमारे पास लिख दी गई। अब इसके हम कराएंगे कैलकुलेशन। तो इसकी जो कैलकुलेशन जब की जाएगी तो ये कैलकुलेशन इसकी आ रही है 36 रुपये 31 पैसे, ये इसकी कैलकुलेशन आ गई, यानी ये इस पर ब्याज लगा है 36 रुपये 31 पैसे। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा हो गया। अब अमाउंट का दोनों पक्षों का, जैसे हमने प्रोडक्ट्स दोनों पक्षों का टोटल किया था, इसी तरह से अब हम अमाउंट के दोनों पक्षों का टोटल करेंगे। तो इस तरह से ये अमाउंट का मैंने दोनों पक्षों का टोटल किया। तो इसमें डेबिट पक्ष का टोटल जो है 3,806 रुपये 31 पैसे और क्रेडिट पक्ष का 2,820 रुपये आया। तो इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो टोटल ज़्यादा है वही टोटल दोनों तरफ लिखा जाएगा। अमाउंट में 3,806 रुपये 3,806 रुपये 31 पैसे, और इधर भी ये लिखा जाएगा
3,806.31। और जो टोटल कम है वो कहीं नहीं लिखा जाता है, और ज़्यादा में से हम कम वाला घटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा 31,6 ऐसे ही आ गया। 10 में से 2 घटाया 8, 7, 17 में से 8 घटाया 9, 986 रुपये 31 पैसे। क्रेडिट पक्ष में कम था ये, तो क्रेडिट पक्ष में ही लिख दिया जाएगा 986 रुपये 31 पैसे, लेकिन इस लाइन से नीचे 986 रुपये 31 पैसे। और मेन आंसर हमारा यही है, ये हमारा आंसर आ गया। इस पे ही हम लिखेंगे बाई बैलेंस CD। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये पूरा हो चुका है। और अब रह गई जहाँ जहाँ हमारी डेट है वहाँ पर हम लास्ट डेट 30 सितंबर सभी जगह लिख देंगे। सितंबर 30, सितंबर 30, सितंबर 30, सितंबर 30। तो इस तरह सभी जगह पर डेट मैंने डाल दी है। 30 सितंबर जो भी रह गई है, और जो लाइन हमारी अभी अधूरी रह गई हैं इन लाइनों को हम पूरा कर लेंगे। तो इस तरह ये मैंने लाइनों को भी पूरा कर दिया है, और क्वेश्चन पूरी तरह हमारे पास में सॉल्व हो चुका है। अब मैं थोड़ा ये बता दूं, ये इस तरह कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, बड़ी आसानी से ये कैलकुलेशन हो सकती है। देखिए मैं इसको अलग लिख करके इसकी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। संख्या हमारे पास में वो थी 2,20,870, गुणा में था हमारे पास 6%, तो 6/365 गुणा 100। इसके लिए हम 0 से 0 ना काटें, इन संख्याओं को काटें 5 से। 5 सत्ते 35 और 5 तियाँ 15, ऐसे इसको काटें। 5 चौक 20, 2 बचा, 20 हो गया। 5 चौक 20, फिर 8 में पढ़ रहे हैं, 5 एकम 5, 3 बचा, और ये 37 हो गया। 5 सत्ते 35, 2 बचा, 20 हो गया। 5 चौक 20। ये अब इसको अब हम ऐसा कर लें, इन दोनों की आपस में पहले गुणा कर लें। तो इसको हम आपस में गुणा कर सकते हैं, और गुणा करने के बाद में या 2 जीरो से हम इसको 2 अंक काट कर 2 जीरो हम ये काट दे रहे हैं, और 2 अंकों से पहले पॉइंट लगा दे रहे हैं ये। अब इनकी आपस में गुणा कर लें, तो 4 छंग 24, 24 का 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28। तो अब इन 6 की और इस सब की हम आपस में गुणा कर देंगे। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 सत्ते 42 और 2 44 का 4 हासिल 4, 6 कम 6, 4 10 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, 2650.44। इसमें अब हम भाग लगाएंगे 73 से। तो इसमें भाग हम इस तरह लगाएंगे, देखें 2650.44 को 73 से हम डिवाइड करें तो 73 का पहाड़ा नहीं, हम 7 के पहाड़े से ही कर लेंगे। 7 तियाँ 21, 3 बार ये जा रहा है, 3 का अब इसमें गुणा कर देंगे। 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21, घटाएंगे 15 में से 9 घटाया 6, और इधर 5 में से 1 घटाया 4, ऊपर से 0। 7 का पहाड़ा 46 में, तो 7 छंग 42, 6 बार 6 की गुणा कर लेंगे। 6 तियाँ 18 का 8 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, घटाएंगे 10 में से 8 घटाया 2, 5 में से 3 घटाया 2, क्योंकि अब पॉइंट आ गया तो पहले हम पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद ही 4 को उतार सकेंगे। अब 7 का पहाड़ा 22 में, तो 7 तियाँ 21, 3 बार और 3 बार ये आएगा 219, घटाएंगे तो ये बचा 14 में से 5 घटाया 14 में से 9 घटाया 5, केवल 5 बचा। अब हम इसी पॉइंट से फिर 0 बढ़ा लेंगे, लेकिन ये संख्या इससे कम है, तो इसके लिए हम करेंगे ये कि 0 बढ़ाएंगे, तब यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लेंगे। 7 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 7 छंग 42, 6 बार। तो इस तरह से ये आ जाएगी 6 तियाँ 18 का 8 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43।
10 में से 8 घटाया 2, 9 में से 3 घटाया 6, ये संख्या हमारे पास में आ गई। इसमें राउंड फिगर की प्रक्रिया को हम अपना लेंगे, तो ये 6 हटा देंगे क्योंकि ये 5 से बड़ा है, ये अंक 5 से बड़ा है यानी 4 से बड़ा है, तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये 36 रुपये 31 पैसे का ब्याज हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा सॉल्यूशन आपके पास में हो गया। आप इसको अपने पास में नोट कर लें और अपने आप करके देखें, तभी ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया हुआ ये है। क्वेश्चन अपने पास पहले उतार के रखें, तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला।